चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन का मेन उद्देश्य है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी के द्वारा तैयारी कर रहे हैं एचएस एग्जामिनेशन की, या लोग अलग अलग जगह पे कोचिंग कर रहे हैं। उनके पास कभी भी एक कोई गेम प्लान नहीं है कि कैसे पेपर को क्वालिफाई किया जाता है। कि अगर मैं बोलूं कि ये एक पीस ऑफ पेपर है, इस पे लिख के दे देते हैं कि ऐसे पेपर क्वालिफाई किया जाता है, दीज आर दी सर्टेन सेट ऑफ स्टेप्स, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका पेपर क्वालिफाई होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से कभी भी कोई गेम प्लान होता ही नहीं है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे जो तैयारी है, आप लोग ऑलरेडी तैयारी के प्रोसेस में हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी हैपहैज़र्डली चल रही है। मिनिमम मैं देखता हूं कि जो बहुत प्लान्ड भी है और बहुत कम समय में पेपर को क्वालिफाई करता है, उसको भी मिनिमम 2 से 3 साल मिनिमम साइड पे बता रहा हूं। जनरली जैसे अब हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैंने देखा जो बच्चे इंटरव्यू के अंदर इस टाइम पे आ रहे हैं, उनको उनमें से बहुत अधिक ऐसे लोग हैं जिनको 6 से 7 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए। तो हमें एक चीज को समझना पड़ेगा कि ऑल्दो ये पेपर डिफिकल्ट है, कंपटीशन का लेवल ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि आपको 7-8 साल इस पेपर को क्वालिफाई करने में लगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में इफेक्टिवनेस मिसिंग है। कि क्वालिफाई तो होता ही है, बच्चों की रैंक भी आ रही है, लेकिन अगर 8 साल 9 साल में आप पेपर को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है पेपर को क्लियर करने की, कि कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस मिसिंग है। तो आज का जो मेरा सेशन रहेगा काफी क्रिस्प है, इसमें हमने 6 पॉइंट डिस्कस करने हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो इस सेशन को सुन रहे हैं, इन सारे ही 6 के 6 पॉइंट को जॉट डाउन कर लो, और जहां भी जिस भी स्टडी टेबल के सामने आप पढ़ते हैं वहां पे एक पेस्ट कर लीजिए, ताकि आपके जहन के अंदर ये पॉइंट चले जाने चाहिए। दे शुड ट्रिकल डाउन इन योर सबकॉन्शियस माइंड, ताकि ये पॉइंट आपको फिर खुद ड्राइव करें आपकी इस जर्नी को। राइट? तो ये सेशन ऐसा नहीं है कि इसको देखा और भूल गए। ये सेशन बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए, और जो जेन्युइनली चाहता है कि उसका पेपर क्वालिफाई हो, और मेरे को लगता है कि जो तैयारी कर रहा है शायद वो चाहता ही है उसका पेपर क्वालिफाई हो, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है, रोड मैप नहीं है पेपर को क्वालिफाई करने का। तो ये सेशन में कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो आपको तैयारी करने में हेल्प आउट करेंगे, चैनलाइज रखने में अपने को हेल्प आउट करेंगे, और इफेक्टिवनेस को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो मैं यहां पॉइंट बता रहा हूं, चाहे पेपर आप कोई भी, फिर उसके बाद चाहे जेओए का है, सब इंस्पेक्टर का, अलाइड, एंटी, एचएस है, ये जो रूपरेखा है ये सभी पेपर के लिए कॉमन ही है। सबसे पहला काम होता है कि आपने जो भी पेपर देना है उसके सिलेबस को बाय हार्ट याद कर लो। तो जैसे मैं अपने एग्जांपल भी देता हूं, या हमारे साथ वो लोग भी हैं जो सिलेक्ट हुए हैं और कम समय में सिलेक्ट हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, लोग 7-8 साल में भी सिलेक्ट हुए हैं, लोग शायद 1 या 2 साल में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो जो जितना कम समय में सिलेक्ट हुआ है उसके पास उतनी ज्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट थी, तो उसके पास एक ऐसा रोड मैप हो सकता है जो शायद आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो। तो उसी रोड मैप के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि आपने सबसे पहले अपने सिलेबस को कंठस्थ कर लेना है। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि सिलेबस से ही कई सारी चीजें डिराइव होती हैं। सिलेबस से ही आपका करंट अफेयर ड्राइव होता है, सिलेबस से ही आपको पता चलता है कि ये पेपर की लेंथ एंड ब्रेड्थ कितनी है। जैसे जब आप एचएस के पेपर को देखेंगे, तो एचएस में एक प्रीलिम्स है, एक मेंस है। प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। प्रीलिम्स प्योरली फैक्चुअल है, मेंस एनालिटिकल है। प्रीलिम्स में सवालों का स्तर जैसे एंटी अलाइड इनमें आते हैं, ऑलमोस्ट उसी स्तर के सवाल हैं, लेकिन मेंस का स्तर बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि दोनों के सिलेबस के मुताबिक हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। जब हम सिलेबस नहीं देखते हैं, जैसे मैं क्यों ऐसी बात बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैंने बच्चों को देखा लाइब्रेरीज में बैठे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो 10 घंटे रोज लाइब्रेरी में बैठे हैं। सुबह 8 बजे लाइब्रेरी आ जाएंगे, शाम को 6-7 बजे तक बैठे रहेंगे, घर जाके भी रात को पढ़ेंगे, एक किताब लेके घूमते रहेंगे, लक्ष्मीकांत, जिसका कोई एंड नहीं है। 3 महीना लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, 2 महीना कोई और किताब पढ़ेंगे, और 10 महीने में 3 किताबें पढ़ेंगे। तो मीन्स हमने क्या सिलेबस कभी नहीं देखा था? हमें सिलेबस को तो देखना चाहिए कि एटलीस्ट सिलेबस ने मेंस की बात करें तो जीएस 1 के अंदर ही 3 सब्जेक्ट है, जीएस 2 के अंदर 3 सब्जेक्ट है, जीएस 3 के अंदर 3 सब्जेक्ट है, फिर इसके अलावा हिमाचल जी के मेंस अलग से है। तो जब 10 सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम 3 सब्जेक्ट की किताबें उठा के क्यों चल रहे? तो मीन्स हमारी स्ट्रेटेजी का जो सबसे बड़ा फेलियर था वो था कि हमने सिलेबस ही नहीं देखा। अगर हमने सिलेबस देखा होता तो हमें पता था कि 10 महीने में यार हमने 10 सब्जेक्ट पढ़ने, रेदर देन ये 3 किताबें उठा के हम घूम रहे हैं। तो अब पेरेंट्स क्या सोचते हैं? पेरेंट्स को लगता है कि भाई हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है, और खुद को भी लगता है कि हम पढ़े बहुत है। और किसी बच्चे का 1 अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट में निकल जाता है, हम क्या कहते हैं, यार इसका ना किस्मत से हो गया। हमने तो देखा ही नहीं उसके पीछे उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कि हम खुद तो 3 किताबें उठा के घूमते रहे। उसने हर 1 महीने के बाद किताबें बदली, उसने नोट्स बनाए, उसने टेस्ट सीरीज दी, और हम केवल रीडिंग एंड रीडिंग वाले फेज पे ही रह गए।
तो हमें समझना पड़ेगा कि इस पेपर को जब क्वालिफाई किया जाता है तो एक रोड मैप बनाया जाता है, एक स्ट्रैटेजी डिवाइस होती है, उस स्ट्रैटेजी के अनुसार पढ़ा जाता है, फिर पेपर क्वालिफाई होता है। केवल रीडिंग एंड रीडिंग से पेपर नहीं निकलता। और ये गलती सबसे पहले क्यों होती है? क्योंकि हम सिलेबस को कभी नहीं देखते। तो सबसे पहले जब मैं अपने टाइम पे हम लोग क्या करते थे, सुबह उठ के मेरा काम होता था सारे सिलेबस को एक बार रीड करना, प्रीलिम्स और मेंस पूरा। प्रीलिम्स का तो होता ही कुछ नहीं है, मेंस के सिलेबस को, क्योंकि उसके अंदर इतना डिटेल्ड सिलेबस है एचएस में मेंस का, पूरे सिलेबस को रीड करो रोज सुबह उठ के। रात को सोते वक्त फिर सिलेबस को रीड करो। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिलेबस चला जाएगा, याद हो जाएगा सिलेबस आपको। उससे क्या होगा, जब आप अखबार पढ़ोगे तो आपको अखबार बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि अखबार में कौन सी न्यूज मेरे काम की है, क्योंकि मेरे को सिलेबस पता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूज को रिलेट हो जाती है। तो यहां से आपको न्यूज़पेपर रीडिंग भी आ जाती है, सिलेबस अगर आपको याद है। दूसरी बात, सिलेबस याद है, जैसे लोग कहते हैं कि सर स्ट्रेस बहुत होता है तैयारी में, 100% स्ट्रेस होगा ही होगा। मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जो बिना स्ट्रेस का हो और उसका पेपर क्लियर हो। ठीक है, तो स्ट्रेस इज द पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। स्ट्रेस इज गुड कि एटलीस्ट वो आपको ऑन टोज रखेगा, वो आपको हमेशा जगा के रखेगा, वो आपको लेजी नहीं होने देगा, वो आपको लेथार्जिक नहीं होने देगा। तो हमने क्या करना है कि अगर हम सिलेबस को रोज पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलेगा ये जो हम 3 महीने लक्ष्मीकांत उठा के घूम रहे हैं, क्या हमने 10 साल में पेपर को क्वालिफाई करना है जो बाकी के 9 सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे? तो आपको ऑन टोज रखेगा, डिसिप्लिन रखेगा। तो सिलेबस आपको करंट अफेयर के साथ साथ डिसिप्लिन में हेल्प करता है, और इस प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ही डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन होने के लिए सिलेबस रोज देखना। आपको रोज देखोगे सुबह शाम, आपको पता चलेगा ना कि आज लाइब्रेरी में या घर पे बैठ के 10 घंटे आपने जो बुक पलटी है उस बुक में से इफेक्टिवली कितना कवर कर गए। और इसी स्पीड से अगर बुक को पढ़ रहे हो तो जो आपने टारगेट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, अपने टारगेट के अनुसार तो आप मीट ही नहीं कर रहे। जब आप टारगेट को नहीं मीट कर रहे, जो कि आपने 1 साल का रियलिस्टिक प्लान बनाया है, तो ऑब्वियसली आपका 1 साल में सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सिलेबस पढ़ना जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू राइट दिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू दी हायरार्की ऑल्सो। ये प्रायोरिटी वाइज है कि दिस हैज टू बी दी फर्स्ट पॉइंट, राइट, कि यू आर सपोज टू रीड योर सिलेबस फर्स्ट। सेकंड पॉइंट में आप देखिए कि अब हम लोग, जो मैंने बात बोली थी कि हम टारगेटेड स्टडीज नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली पढ़ाई करते हैं कि आज हमारा मन है क्योंकि पॉलिटी इंटरेस्टिंग है तो वो पढ़ ली, फिर हमें लगता है हिस्ट्री, पॉलिटी आसान है, फिर हमें लगता है हिस्ट्री भी आसान है, वो भी पढ़ ली, फिर हमें लगता है कि कोई और आसान सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर हिमाचल जीके का क्रेज है, एचपी जीके नेवर एंडिंग है, वो पढ़ते ही रहते हैं, हम रट्टा मारते रहते, सारी चीजें याद कर लेते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट छूट जाते हैं। क्यों? सबसे पहले सिलेबस नहीं पढ़ा था। उस सिलेबस के अनुसार एक रियलिस्टिक टारगेट आपके पास होनी चाहिए। जो मेरे को लगता है सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं चाहे आप लोग, तो हमारे साथ जो जुड़ता है हम बोलते हैं कि 9 से 10 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो उनके पास भी यही टारगेट होना चाहिए कि अनदर इन 9 to 10 मंथ, जिस महीने आपने अपनी पढ़ाई शुरू करी है उससे 9 से 10वें महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स एंड मेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपने टारगेट सेट करना है अपना कि आपने रैंडमली बस पढ़ते नहीं जाना, आपने एक पेपर देना है, उस पेपर की एक ड्यूरेशन है कि आपने जब तैयारी करी पेपर में 13 महीने थे, 12 महीने थे, 10 महीने थे, तो उसी के अनुसार आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी। तो जब आपने देखना है 9 से 10 महीने, रियलिस्टिक टारगेट यह है कि इस पेपर को क्वालिफाई करने में एटलीस्ट 9-10 महीने की पढ़ाई तो लगेगी। तो 9 से 10 महीने आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। 2 काम करने, इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास सिलेबस के मुताबिक, नॉट प्रीलिम्स, मेंस की हम बात करें, प्रीलिम्स तो कंसीडर्ड भी नहीं कर रहे, तो मेंस के अकॉर्डिंग आपके सारे नोट्स रेडी होने चाहिए 9 से 10 महीने में जनरल स्टडीज के। तो आपकी पढ़ाई की किसी दिशा में जा रही, नहीं तो आपकी पढ़ाई दिशाहीन है, आपका पेपर मिनिमम 3 से 4 साल में ही क्लियर हो सकता है क्योंकि आपकी पेस स्लो है। ठीक, तो हमने एक टारगेटेड स्टडीज करनी है। जब हमने टारगेटेड बोलना है तो सबसे पहले हमारा ईयरली प्लान बन गया। ईयरली प्लान क्या है? 9 से 10 महीने में पूरे सिलेबस को विद नोट्स कंप्लीट करना है। सेकंड प्लान, वंस यू विल बी डन विद योर सिलेबस, नाउ इज द टाइम फॉर असेसमेंट। तो ये ईयरली टारगेट है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि चलो अब प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज को लिख के देखते हैं, तो इसकी टेस्ट सीरीज दो, आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। तो इस तरह से आपकी तैयारी का एक ईयरली प्लान बना। अब इस ईयरली प्लान को तोड़ना पड़ेगा भाई, 10 महीने में सिलेबस को खत्म करना है। तो अगर हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट को आपने प्री और मेंस के दृष्टिकोण में कैसे कैसे खत्म करना है, तो आपके पास अब मंथली प्लान बनेगा कि पहले आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, सेकंड मंथ ये सब्जेक्ट, 4 मंथ ये सब्जेक्ट। तो आपका प्लान बनना शुरू हो गया। जैसे ये मई का महीना है, आपने किया कि भाई आज 10 मई है, आज से जो है मैं पॉलिटी का प्लान बनाता हूँ, 20 दिन में पॉलिटी, फिर 30 दिन में इकोनॉमी, 30 दिन में साइंस, ऐसे आपका पूरा प्लान बनेगा।
तो आपने देखा कि दिसंबर तक आपका सिलेबस के अनुसार सारा बुक्स पढ़ लेनी है और नोट्स कंप्लीट कर लेने, अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स। तो आपका मंथली टारगेट ईयरली टारगेट पे डिपेंड करेगा कि आपने पहले लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन में कौन सा टारगेट रखा, फिर मंथ वाइज कौन सा टारगेट रखा। अगर ये तैयारी टारगेट वाइज नहीं होगी तो तैयारी तो होगी, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो इस चीज को याद रखो, इसलिए ये टारगेट जरूरी है। तो इसलिए हमें लगता है कि जो बच्चा 1 साल 2 साल में सेलेक्ट हो गया, हमें लगता है उसका किस्मत से हो गया। उसका किस्मत से नहीं हुआ, आपसे उसने कभी बात नहीं करी, चाहे वो रोज आपके साथ चाय पी रहा है, नाश्ता कर रहा है, लेकिन उसने कभी भी ये वाले प्लान्स के बारे में बात नहीं करी कि उसने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, उस टाइम टेबल को वो रिलीजियसली फॉलो कर रहा है। राइट? तो आपका पहले ईयरली टारगेट, फिर मंथली टारगेट, फिर आपका बनेगा वीकली टारगेट। आपने 1 महीने में बना दिया कि मैंने 1 महीने में ज्योग्राफी को खत्म करना है, फिर ज्योग्राफी को खंड वाइज तोड़ोगे, यू विल डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू वेरियस पार्ट्स, और वहां पे आप डिसाइड करोगे भाई फिजिकल ज्योग्राफी पेपर में कम आती है तो हफ्ता 10 दिन फिजिकल, फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है? तो इस तरह से आपने 1 महीने की ज्योग्राफी के टारगेट बना लिए हफ्ते हफ्ते के। फिर उसके बाद हर हफ्ते के बाद उसकी असेसमेंट कि चलो फिजिकल पढ़िए, चलो एक जो है कोई भी टेस्ट उठा के देखो, एक कोई फ्री टेस्ट सीरीज ले लो, कोई क्वेश्चन बैंक ले लो, उससे अपने को जज करो। कुछ नहीं मिलता तो हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के रखा हुआ है, तो उसको फॉलो करो। तो आपने क्या करना है, प्रीलिम्स और मेंस के लेवल पे अपने सब्जेक्ट को एसेस भी करना है कि जो 1 महीने में आपने ज्योग्राफी पढ़ ली है वो किसी स्तर की भी है या केवल 1 महीने में एनसीईआरटी पढ़ के बैठे हुए हो। तो एनसीईआरटी आर दी बेसिक, एनसीईआरटी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ प्रिपरेशन से पहले ही 2 महीने, हमारा फ्री एनसीईआरटी का कोर्स है, उसको 2 महीने पहले ही पढ़ के साइड कर दो। 50 लेक्चर हैं, 5 सब्जेक्ट उसके अंदर कवर्ड हैं। तो इस तरीके से आप लोग पहले एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे, फिर इस प्लान को रोल आउट करोगे। तो एनसीईआरटीज के हमारे फ्री लेक्चर्स आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के नोट्स हाईलाइटेड हैं, उनको देख सकते हैं। तो जिन लोगों को वो भी नहीं देखा जाता तो मींस वो सीरियस ही नहीं है पढ़ाई को लेके, जब एनसीईआरटी भी आपका देखना बस की नहीं रहेगा। राइट? तो इसलिए इस चीज को समझो कि ये बहुत सीरियस प्रिपरेशन है, इसलिए इफेक्टिवनेस बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी तैयारी भी और बच्चों की तरह 8-8, 9-9 साल तक स्ट्रेच होती जाएगी। राइट? तो हमने वीकली टारगेट सेट करने हैं, हर वीक के लास्ट में अपने को एसेस भी करना है कि हमने जो पढ़ा है उसका स्तर जो है पेपर के स्तर से मैच करता है या बस फॉर द सेक ऑफ रीडिंग हमने घर वालों को खुश करने के लिए, अपने को धोखा देने के लिए लाइब्रेरी में बैठ गए 10 घंटा कुछ पढ़ के आ गए हैं, लेकिन असेसमेंट तो जीरो है। अपनी असेसमेंट करनी है, फिर उसी के हिसाब से आपका डेली टारगेट बनेगा कि आप जिस दिन उठ के लाइब्रेरी या कहीं भी जाके पढ़ोगे तो उस दिन जब आपने ईयरली प्लान बनाया, फिर मंथली प्लान बनाया, फिर वीकली प्लान बनाया, फिर आज का प्लान बनाया, भी आज मैं जब तक क्लाइमेटोलॉजी खत्म नहीं होगी, आवरली प्लान कभी नहीं बनता, आपने बनाना है टॉपिक वाइज प्लान। आज क्लाइमेटोलॉजी खत्म होगी तो मैं इस चेयर से उठूंगा या उठूंगी, या अगर आज मैंने प्रीएम्बल पढ़ना है तो प्रीएम्बल थ्रू एंड थ्रू मेरे को पढ़ना है। अगर इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो उसका एक टॉपिक है, अगर मेरे को उसमें से इन्फ्लेशन पढ़ना है तो आज जब तक इन्फ्लेशन खत्म नहीं होगा मैं उठ के नहीं जाऊंगा। तो आपने टॉपिक वाइज लिखने, आज अगर इस महीने का आपने इकोनॉमी खत्म करना है तो इकोनॉमी के 32 टॉपिक हैं, उनको लिख लो। फिर देखो इन 32 टॉपिक को वीक में कैसे कैसे खत्म करना है, फिर वीक के साथ दिन वाइज कैसे खत्म करना है, सुबह कैसे एडजस्ट करना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, टॉपिक भी पढ़ना है, हो सकता है ऑप्शनल भी तैयार कर रहे हो आप साथ में, तो आपने ऐसे प्लान आउट करना है। तो प्लानिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ योर स्टडीज। अगर इफेक्टिवनेस नहीं चाहिए, अगर क्लियर ही है कि 7-8 साल में करना है तो आपको कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं, आपने सारी किताबें पढ़ लो, 8 साल में तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा फिर। राइट? इफेक्टिवनेस कब चाहिए? जब 1 साल 2 साल के अंदर सिलेक्शन चाहिए। राइट? तो सेट योर टारगेट्स। टारगेट्स किस बेसिस पे होंगे? जब आपने सिलेबस को कभी जिंदगी में देखा है। थर्ड पार्ट, अब हमने टारगेट तो सेट कर लिए, हमने कभी सोर्सेज के बारे में सोचा ही नहीं, हमने बस तैयारी शुरू कर दी क्योंकि बड़ा मन था एसडीएम बनने का, डीएसपी बनने का, किसी को लाल बत्ती की गाड़ी में देख लिया था। ठीक है, तो मन तो कर गया लेकिन प्लानिंग कुछ थी नहीं। अब टारगेट भी सेट नहीं हुए, सिलेबस भी नहीं देखा, तो ऑब्वियसली आप उसके हिसाब से पढ़ोगे जो किसी ने बता दिया आपको। सबसे पहले अपने सोर्सेज को आइडेंटिफाई करो कि अगर आपने तैयारी करनी है या तो हमारे ऊपर एतबार करके इस प्रोसेस से चलो, या किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो रिसेंटली सिलेक्टेड हो, जिसने नया पैटर्न देखा हो, जिसने खुद संघर्ष करके पेपर को निकाला, उससे पूछो भैया सोर्सेज कौन कौन से हैं। नहीं तो हमारे चैनल के ऊपर बुक लिस्ट पड़ी हुई है। सबसे पहले देखो कि हर सब्जेक्ट वाइज आपके पास उसकी बुक के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मेरे ये 10 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी किताबें लगेंगी, खरीद के रख लो या हर महीने खरीदना शुरू करो एज पर योर टाइम टेबल। तो आपने उन किताबों को सामने रख लेना है सब्जेक्ट की, फिर उन्हीं किताबों को पढ़ना शुरू करना है।
उनसे नोट्स बनाने शुरू करने। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एचएस के अंदर जो किताबें हैं वो सब प्रीलिम्स लेवल पे, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो कोई भी है, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम वगैरह, ये प्रीलिम्स की है। मेंस एनालिटिकल है, मेंस की कोई किताब नहीं होती। मेंस आपको ऑनलाइन सोर्सेज से धक्के खा के इधर उधर से कंटेंट इकट्ठा करके पढ़ना होता है। तो जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, वो है नोट्स का बनाना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सिलेबस। इसलिए जो बच्चों को टाइम लगा है, जो मैं बोल रहा हूं 6, 7, 8, 9 साल भी लग गए हैं, बिकॉज इस स्टेज में सबसे ज्यादा टाइम लगता है नोट्स मेकिंग, क्योंकि एक जगह कंसोलिडेटेड नोट्स नहीं है। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके लिए एक हेल्प आप हमसे ये ले सकते हो, हमारे पास सारा प्रिंटेड मटेरियल पड़ा हुआ है हर सब्जेक्ट का या सारा तरीके का। तो आपने, अगर आपको लगता है कि आपसे नोट्स इकट्ठे नहीं हो सकते, हो सकता है लोगों ने जो है सेल्फ स्टडी से क्लियर किया हुआ है, लेकिन टाइम टेकिंग है, स्मार्टनेस चाहिए आपको नोट्स मेकिंग के लिए, कि ऑनलाइन भी नोट्स को कैसे उठाना है, बुक्स से कैसे कंटेंट को निकालना है। अगर इतनी मेहनत में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको चाहिए कि ये किताबें मैं पढ़ लूंगा, मैं टाइम टेबल बना लूंगा, अगर मेरे को बता दिया जाए ये सेट ऑफ बुक्स है, तो हमारी 12 किताबों का एक सेट है जो एचएस को केटर कर रही है। इन किताबों में कंप्लीट सिलेबस है आपका, प्री और मेंस दोनों का। इन किताबों को पढ़ लो, आपको कोई और किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। 4600-4200 पेजेस के नोट्स हैं, तो इन किताबों के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो अगर हमसे करना है। नहीं तो आपके बुक लिस्ट का एक हमारा वीडियो बना हुआ है, वहां से आपको सोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं सब्जेक्ट वाइज, ऑनलाइन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है, बुक्स को आइडेंटिफाई करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने फिर तैयारी करनी है। तो इस तरीके से आपका प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है, राइट? तो आइडेंटिफाई योर सोर्सेज क्लियरली with respect to each subject, how you're supposed to cover the subject as per the requirement of the syllabus and as per the depth of the previous year questions, right? Now moving ahead with the next point. अब सबसे बड़ी आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ो, घर पे पढ़ो, the level of distraction has increased manifold as compared to the level of distraction which we faced in our days as compared to those days. तो आप देखोगे आजकल क्यों डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वी आर हैविंग स्मार्टफोन्स विथ फ्री इंटरनेट फैसिलिटी। तो उससे क्या होता है कि आप अगर एक बार यूट्यूब खोल लेते हो तो आप 5-6 घंटे यूट्यूब पे ही निकल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, योर यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। यू आर सपोज टू कर्ब दिस डिस्ट्रैक्शन इफ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ सिविल सर्विसेज। तो अगर सिविल सर्विसेज के जर्नी में हो तो एटलीस्ट अपने स्मार्टफोन को अपने से दूर रखो। जब तक आप पढ़ रहे हो तो उसको साइड रखो। अगर लाइब्रेरी जाते हो स्मार्टफोन साइड रखो, घर पे पढ़ते हो तो टीवी की डिस्ट्रैक्शन है, स्मार्टफोन की डिस्ट्रैक्शन है, फैमिली की डिस्ट्रैक्शन है। तो अपनी पहले तो डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करो कि अगर मैं एचएस की तैयारी करना चाहता हूं या चाहती हूं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। क्या मेरी फैमिली, जॉइंट फैमिली है, वो डिस्ट्रैक्शन है? क्या मेरा स्मार्टफोन है, वो डिस्ट्रैक्शन है? क्या मेरा सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा है, वो डिस्ट्रैक्शन है? क्या मेरी जो है एक्सटेंडेड फैमिली बहुत ज़्यादा है, मेरे फंक्शंस बहुत चलते हैं फैमिलीज में, सारी शादियां मैं अटेंड करता हूँ, सारी सेरेमनीज में अटेंड करता हूँ, वो डिस्ट्रैक्शन है। तो आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शन एंड राइट देम डाउन, जॉट इट, कि ये डिस्ट्रैक्शन है और इससे दूर रहना अब 2 साल। तो जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूरे साल में टाइम वेस्ट कहां पे हुआ। तो ये वो सारे एरियाज है जहां पे टाइम की बर्बादी होती है, राइट? तो यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शन। नाउ कमिंग टू दी सेकंड लास्ट पॉइंट, टेक रेगुलर ब्रेक्स। अब लोग कहते हैं कि 10-10 घंटा हम लाइब्रेरी जाते हैं, जब तक 8 घंटा नहीं पढ़ते उठते नहीं है। बहुत अच्छा तरीका नहीं है। आपकी कॉन्सेंट्रेशन की एक सीमा है, आपकी पढ़ने की भी एक सीमा है। तो आपने, हम काम क्या कर रहे हैं, क्वांटम पे काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पे काम कर रहे हैं, कोई भी इफेक्टिवली पढ़ने पे काम नहीं कर रहा। तो चाहे आप 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, एक टी ब्रेक लो, एक कॉफी ब्रेक लो, चाहे नींबू पानी पियो, एक ब्रेक ले लो, अपनी चेयर से उठो, थोड़ा घूम के आओ, टहल के आओ, रिफ्रेश योरसेल्फ। ठीक है? एक सिंपल सा उदाहरण है इसके लिए। बहुत पहले जो है बचपन में एक स्टोरी सुनाते थे कि एक लकड़हारा था, वो पूरा दिन जो है पेड़ काटता था, एक ही जो है एक्स से, एक ही आरी से पेड़ काटता था, और उसी कुल्हाड़ी से जब वो पूरा दिन पेड़ काटता था 2 पेड़ काट पाता था। उसका एक दोस्त था, वो स्मार्ट था, वो एक पेड़ काटता था, अपनी आरी को फिर शार्प करता था, फिर दूसरा पेड़ काटता था, फिर शार्प करता था, वो ऐसे करके 4 पेड़ काट लेता है। तो उसकी इफेक्टिवनेस डबल है। एक को तो लग रहा है यार ये टाइम वेस्ट कर रहा है आरी को शार्प करके, लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वो अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहा है। तो जो आप लगातार एक जगह पे बैठे रहते हो, कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है ये। ठीक है? क्योंकि इन जनरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेवल इज वेरी लो इन पीपल लाइक अस। ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा 50 मिनट पढ़ के 10 मिनट का ब्रेक इज गुड, रिफ्रेश करता है। फिर 50 मिनट पढ़ लो, उससे आपको मोटिवेशन रहेगी, आपको बोझ नहीं लगेगा लाइब्रेरी जाना, साला 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, फिर वापस शाम आएंगे तो अंधेरा हो जाता है, सुबह जाते हैं तो अंधेरे में जाते हैं। तो हम तो कभी उजाला देखते ही नहीं है।
ब्रेक लो, 10-10 मिनट की ब्रेक लो, लेकिन मेक श्योर वो गॉसिपिंग में ना निकल जाए कि 10 मिनट के 2 घंटे कब हो गए पता ही नहीं चला, खड़े खड़े जो है डिस्कशन चल पड़ी है, जो जनरली होता ही है एस्पिरेंट के साथ कि एक बार डिस्कशन करने शुरू हुए तो चाय की चुस्की में डिस्कशन का अंत ही नहीं आता। उससे बचो, ठीक है। कोई अखबार में खबर आई वही डिस्कस होती रहेगी पूरे दिन, बचो उससे। 10 मिनट का ब्रेक इज मोर देन सफिशिएंट। रिफ्रेश योरसेल्फ, अगेन बैक टू द स्टडीज, टेक अ ब्रेक, रिफ्रेश योरसेल्फ। इस तरह से दो नेचर ऑफ ब्रेक होते हैं। एक को बोला जाता है इंटरमिटेंट ब्रेक, इस तरह से 50 मिनट 10 मिनट, 50 मिनट 10 मिनट, इस तरह से पढ़ो। दूसरा है हफ्ते में एक ब्रेक, वैसे ही ले लो कि फुल डे ब्रेक की जरूरत नहीं होती, हाफ डे 4 से 5 घंटा कोई लेजर एक्टिविटी करो, कोई हॉबी है उसको परस्यू करो, डांसिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, कुकिंग करते हो, घूमते हो, ट्रैकिंग करते हो, उसकी ब्रेक लो। हफ्ते में एक ब्रेक बहुत मैंडेटरी है, वो आपके स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करेगी, तभी इफेक्टिव। इस सेशन का ऑब्जेक्टिव पढ़ना नहीं है, सेशन का ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिवली पढ़ना। जब आप ब्रेक ले लोगे आपको अगले हफ्ते पता है यार संडे का दिन आने वाला है, एक्साइटमेंट रहेगी कि संडे का दिन आना, उस दिन जो है ट्रैकिंग पे जाएंगे, संडे का दिन आना, उस दिन जो है थिएटर जाना है, मूवी जाना है, तो पूरे दिन पूरे हफ्ता आप ठीक से पढ़ोगे। तो जो है आधा दिन बर्बाद होने वाला है, अभी पढ़ लेते हैं, तो वो आपको जो है और ज्यादा एक्साइटेड रखेगा और पैशनेट रखेगा, ऑन टोज रखेगा, राइट। तो इस तरह से आप अपनी इफेक्टिवनेस के ऊपर काम कीजिए, राइट। तो ब्रेक आर वेरी वेरी मैंडेटरी। जनरली लोग सोचते हैं ब्रेक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, दे आर नॉट वेस्ट ऑफ द टाइम, दे आर रिचार्जिंग योरसेल्फ। आप मोबाइल यूज करते हो ना, तो लगातार थोड़ी करते रहते हो, रिचार्ज करते हो रात को उसको, तो इसी तरह से ये चार्ज अप करता है आपको। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, हम लोग इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक चीज बहुत छोड़ देते हैं, मैं हम लोगों की अपनी गलतियां भी बताऊंगा, कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि हम इसे टाइम वेस्ट मानते हैं। जनरली हमें लगता है एक्सरसाइज इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बात वही है इफेक्टिवनेस की, कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल ठीक है, आपकी फिटनेस ठीक है, आप मेडिटेशन करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, तो आप शायद जो 6 घंटा पढ़ के रिटेन करते हो, जो जिस चीज को पढ़ने में भी 6 घंटा लगता है आपको समझने में देर लगती है, तो शायद आपको 2 घंटे में भी समझ आ सकती थी वो बात। तो मीन्स आपकी इफेक्टिवनेस कम है। तो वो कैसे बढ़ेगी? अगर आपकी एक अच्छी डाइट होगी। डाइट अच्छी का मतलब क्या है कि कभी भी इस पूरी प्रिपरेशन में एक चीज का ध्यान रखो, मैक्सिमम लोग ओवरवेट हो जाते हैं इस प्रिपरेशन में, क्योंकि बैठने का काम बहुत ज्यादा है। ओवरवेट होना ही लेथार्जिक की निशानी है, फिर आप उसके लिए ज्यादा सोओगे। तो आपने अपनी स्लीप आवर, 6 घंटा बहुत होता है, वो 6 घंटा तब हो पाएगा जब आपकी फिटनेस होगी 6 घंटे लायक। तो आपने फिट कैसे रखना है? कभी भी अपने को ओवरवेट नहीं करना। ओवरवेट ना करने के क्या तरीके हैं? एक तो आप अपनी एक्सरसाइजेस पे ध्यान दीजिए, जरूर मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक कीजिए। ये इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये हमें ऐसा लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। आपकी वो इफेक्टिवनेस बढ़ा रहा है। जैसे जो रैंक 1 है यामिनी अलाइड में, तो उसका रूटीन है, वो सुबह और शाम वॉक पे जरूर जाती है। अब वो जो है सिबलिंग्स हैं उनके साथ जरूर वॉक पे जाएगी, अच्छी चीज है। आपका एक ही रूटीन का पार्ट है, वो आपकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, ये रिलैक्स करता है कुछ देर ब्रेन को। तो ब्रेन बना ही नहीं है 12-15 घंटे पढ़ने के लिए, ब्रेन 6-7 घंटे 8 घंटे बहुत है, लेकिन जो 8 घंटे हैं वो 80 के बराबर करने हैं आपको। बस इस चीज पे ध्यान दो कि 8 = 80। तो वो कब होगा? जब आप हर तरह से फिट हैं। तो वर्क ऑन योर एक्सरसाइजेस, वर्क ऑन योर डाइट। डाइट का मतलब है हैवी मील्स को अवॉइड करो जरूर। जैसे हिमाचल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्रूट्स एंड सैलेड्स की। अपनी डाइट का, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं, अपनी डाइट का एक पार्ट फ्रूट्स और सैलेड कर लो। कुक्ड मील को अवॉइड करो एक टाइम, वो आपको इतना लाइट वेट रखेगा, वो आपको हमेशा एनर्जाइज रखेगा। जैसे जो किक बॉक्सिंग करते हैं थाईलैंड में लोग, या जो वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, वो लोग अपनी डाइट में इस तरह की चीजें डालते हैं क्योंकि इससे वजन हल्का रहता है, ताकत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। जो ग्रेन है वो आपको लेथार्जिक करेगा। आप देखो ना, भात खाते कैसे नींद आती है, चावल खाते दिन में, क्योंकि ग्रेन हमेशा आपको लेथार्जिक करता है। रोटी खाते ही सुस्ती आती है, ग्रेन लेथार्जिक करता है। तो आपने फ्रूट्स और सैलेड एक डाइट का पार्ट बना लो, आप देखोगे आप में कहीं ज्यादा चेंजेस आ गए। आपकी डाइट चेंज करते ही, आपकी एक्सरसाइज करते ही, मेडिटेशन करते ही आपको लगेगा कि आप थकते ही नहीं हो सुबह से शाम तक। आपकी स्लीप कोटा भी कम हो जाएगा। तो इन चीजों के ऊपर काम कीजिए। ऑलराइट, तो दीज आर दी 6 सेट ऑफ पॉइंट्स विच आई सपोज यू हैव जॉटेड इट डाउन, और इसको लिख के चिपका लो अपनी दीवार के ऊपर। अगर आप देखोगे, अगर आप रिलीजियसली ये 6 पॉइंट को फॉलो करते हो ही नहीं सकता कि आपका कम समय में, देखो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, कम समय में सिलेक्शन ना हो। और आप देखोगे पूरे प्रोसेस के साथ आप इंजॉय करोगे जर्नी को, स्ट्रेस भी कम होगा और आप फिट रहोगे मेंटली और फिजिकली। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।